नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेल टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं। पिछले क्लास में आपने सेल टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेन्स ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त? आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेन्स ऑफ सेल के बारे में। कल सिर्फ हम लोग सेल का एक इंट्रोडक्शन लिए थे और इंट्रोडक्शन में ही आप वो चीज देख लिए होंगे कि सेल से कैसे एग्जाम में सवाल घुराकर पूछा जाता है और बच्चे को किस कदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आपने उन सारे पॉइंट्स पर कल चर्चा किया होगा। जैसे निर्जीव कोशिका और सजीव कोशिका में डिफरेंस से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नॉन लिविंग सेल्स का खोज किसने किया और लिविंग सेल्स का खोज किसने किया, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स था। तो जो बच्चे पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से इसका पार्ट 1 देख लीजिए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेन्स ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे भाई? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेन्स ऑफ सेल के बारे में। यानी ऑर्गेन्स ऑफ सेल कहने का मतलब होता है कोशिका के अंग के बारे में। कंटिन्यू हम लोग अपनी क्लास को जारी रखेंगे। पर डे हम आपको कोई ना कोई बेहतर वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, वो सारे टॉपिक लेकर हम आपके पास आएंगे। यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करें या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 7870961725 इस नंबर पर आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। हम उसी टॉपिक का प्रॉपर वीडियो लाएंगे। उस टॉपिक की थ्योरी पहले हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल क्लास जैसा फीलिंग होगी यदि आप मेरा रेगुलर क्लास देखेंगे तो। छोड़ नहीं देखना है। रेगुलर यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। पहले हम अच्छी तरीका से थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर उसका एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव वीडियो भी हम आपको बना कर देंगे ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। जो अभी हम आपको पढ़ाते हैं, कल भी हम आपको बताए थे, पार्ट 1 में भी बताए थे कि जो चीज भी हम अभी आपको पढ़ाते हैं, जितनी भी चीजें समझाते हैं, ये लिखी हुई चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का क्या है भाई? तो हमारे जो टेलीग्राम है वो है आपका राहुल सावरना जीएस। आप टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे राहुल सावरना जीएस तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। आप उसको अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं और यहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ये टॉपिक ऑर्गेन्स ऑफ सेल खत्म होगा कि इसके ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको बताएंगे ताकि आपका बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए हम चलते हैं। ऑर्गेन्स ऑफ सेल को पहले समझ लेते हैं भाई कि ऑर्गेन्स ऑफ सेल क्या है। ऑर्गेन्स ऑफ सेल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई, इसको हम लोग जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका का अंग। इसको कहते हैं कोशिका का अंग। जैसे हम लोग पार्ट 1 में चर्चा किए थे कि कोशिका भले ही जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है, भले ही ये स्मॉलेस्ट पार्ट्स है, लेकिन कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो फंक्शंस करता है और आपके बॉडी के लिए वो फायदा कारक होता है। उसमें कौन कौन सा है? तो हम आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर जो है एक आपका केंद्रक रहता है, फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी रहता है, लाइसोसोम रहता है, राइबोसोम रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसमें कोशिका झिल्ली रहती है, प्लांट कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति रहती है। तो जितने भी अंग का नाम बताए आज सबके बारे में पार्टिकुलर हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति का क्या काम क्या है, वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली का क्या काम है, वो किससे बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, लवक प्लास्टिड क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए ऑर्गेन्स ऑफ सेल में क्लियर हो गया। अब इस फिगर को जब आप देख रहे होंगे तो इसमें हम आपको दिखाते हैं ये आपका न्यूक्लियस था। अब इस न्यूक्लियस में जितना भी इस तरह का पार्ट्स आपको दिखाई पड़ता है
ये एक प्रकार की जाल है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन की जाल। क्या है बाबू? ये आपका क्रोमेटिन की जाल है। कौन? न्यूक्लियस, केंद्रक के बाहर एक पतली झिल्ली लगी रहती है जो कि क्रोमेटिन की जाल है, और उसी क्रोमेटिन की जाल जो है उसी से क्रोमोसोम बना हुआ है, यानी गुणसूत्र बना हुआ है। आपने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा होगा कि गुणसूत्र जो है जो लक्षण का ट्रांसफर करता है वो मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। वो उसकी पोजीशन आपके सेल में जो है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। इसके अलावा ये संरचना जो आप देख रहे हैं ये संरचना आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या है भाई? तो ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो संरचना देखते हैं इसको कहा जाता है सेंट्रिओल। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रिओल कहा जाता है। फिर आप इस तरह की गोलाकार संरचना देख रहे होंगे, ये बैलून जैसी संरचना देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है लाइसोसोम। एक गोलाकार जो बैलून जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ती है, एक यहां पर भी एक यहां पर भी है, ये कौन सा अंग है? लाइसोसोम है। आप इस तरह के स्पोर्स देख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहा है सभी लोगों को? बिल्कुल कंसंट्रेशन आप इस वीडियो पर बनाए रखिए। जब कभी भी आप ऑनलाइन में क्लास करते हैं, चाहे वो क्लास फ्री में करें या पैसा देकर, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका कंसंट्रेशन 100% होनी चाहिए, और यदि इसको आप 100% देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बिल्कुल क्लासरूम जैसी फीलिंग आएगी यदि आप अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। और यदि मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे आशा नहीं विश्वास रखते हैं कि आप मैक्सिमम बच्चों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम अधिक बच्चों तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य है कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा वह हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है हम वहां तक पहुंचेंगे और कलम से क्रांति लाकर इस दुनिया को दिखा देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, इस क्रांति में आप मेरा साथ दें। बिल्कुल दिमाग में यह मत रखिएगा ऐप पर हम बैच बेचने वाले हैं, ऐप पर हम बैच नहीं लाने वाले हैं। हम अभी से लगातार ग्रुप डी के एग्जाम तक इस तरह के टॉपिक को हर दिन लेकर आएंगे। प्रत्येक दिन जो है हम ग्रुप डी का स्पेशल सेशन लेकर आएंगे। ग्रुप डी के लिए स्पेशल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन, बीपीएससी और पीसीएस के लिए स्पेशल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आएंगे। उसमें बीपीएससी, पीसीएस, बीआरएसआई, बीआरएसएससी सचिवालय के बच्चे उसका मुफ्त उठाएंगे, और ये दोनों वीडियो कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। इसलिए मेरे दोस्त आप हमसे बने रहें, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जहां तक पहुंचना चाहते थे हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे भाई हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपके बीच कंटिन्यू बना रह पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त बिल्कुल आप मेरे सपोर्ट कीजिए, यकीन मानिए आपकी तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। अभी भी आपके पास मौका है। बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोलते हैं कि सर एग्जाम में टाइम बहुत कम है, सर कैसे हो पाएगा? बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू मेरा ये 3 वीडियो देखना है, एक थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का, एक ग्रुप डी स्पेशल और एक बीपीएससी पीसीएस सचिवालय स्पेशल। ये 3 वीडियो कंटिन्यू आपको दिखना है, और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में कुछ नई चीजें हो जाएगी। इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी आपका है, आप जहां से भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं फॉलो करें, उसको आराम से करते रहिए। लेकिन साइंस की दुनिया में यदि आप आना चाहते हैं तो आपकी खोज, आपकी तलाश अब पूर्ण हो गई। तो ये मानो या ना मानो, मगर ये हकीकत है, जीएस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को जीएस कहीं नहीं समझ में आया होगा तो राहुल साबरना सर के पास जरूर भेज देना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। इसलिए मेरे दोस्त आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों को ये खुला चैलेंज कर दीजिए कि मेरे साइंस सेशन में वो जरूर आकर जुड़ें। आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो हमसे जुड़ पाए। मन में यह भी लगता होगा सर इतना शेयर करने क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं चेला कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े चैनल पे पढ़ाया और वहां स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे के डिमांड के हिसाब से कि बच्चे को चाहिए था केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। बच्चे कमेंट करते करते थक जाते थे, लेकिन मुझे वहां पर क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करवाने दिया जाता था। इस बात का मुझे काफी गम था, और पिछले 1 साल से लॉकडाउन में मैंने काफी ऑनलाइन में बच्चों को सेवा दिया, लेकिन हमें कभी क्वेश्चन डिस्कशन कराने का मौका नहीं मिला। और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ आए हैं तो फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, सबका प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कशन लेकर हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में साथ दे सके, हम तुम्हारा सेवा कर सके। इसलिए मुझे मौका आप दिए हैं, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो आपके
सहयोग की आवश्यकता है। आपके सहयोग ही हमारे भी सपने और आपके भी सपने को पूरा कर पाएगा। इसलिए समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे तक हमें पहुंचा दीजिए ताकि हम उन्हें ज्ञान दे सके और उनको अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को पूरा करने में हम उनका साथ दे सके। आइए अच्छी तरीका से हम लोग समझते हैं, कोई बकवास हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आप मुझे उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनकी मुझे जरूरत और आप अपनी भी जरूरत को पूरा कीजिए। तो अभी हम जो ऑर्गेन्स ऑफ सेल आपको दिखा रहे थे, इसके कुछ कुछ अंग आप देखें। सबसे पहले आपने न्यूक्लियस देखा कि सबसे बीच में क्या है, ये भाई न्यूक्लियस है, केंद्रक है। उसके बाद आपने क्या देखा, सेंट्रिओल देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा। फिर इस तरह का जो बैलून वाली संरचना थी, इस बैलून वाली संरचना को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। फिर आप यहां पर इस तरह की जो संरचना देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है क्या, गोल्जी बॉडी। क्या कहा जाता है, गोल्जी बॉडी कहा जाता है। फिर यहां पर आप ये संरचना जो देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह के कोशिका के ये सारे अंग हैं और कोशिका के ये सारे अंग जो हैं, इसी के बारे में आज आपको पढ़ना है। तो चलिए आते हैं हम लोग कोशिका के इन अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला अंग आपका क्या है, तो सबसे पहला अंग आपका है कोशिका भित्ति। सबसे पहला अंग क्या हो गया मेरे भाई, तो सबसे पहला अंग आपका हो गया कोशिका भित्ति। तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये कोशिका भित्ति क्या है। थोड़ा बड़ा नहीं होगा ये बड़ा कैसे होगा इससे, बिल्कुल। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे भाई, कोशिका भित्ति के बारे में। ध्यान दें, एक मिनट बोलो, यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये सेल वॉल क्या है। गौर से देखिएगा, ये कोशिका है और ये प्लांट कोशिका है। ये जो संरचना अभी आप देख रहे हैं, ये संरचना किसकी कोशिका है, ये आपका पादप कोशिका है। क्योंकि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिका जो है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यानी ये कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जो आपको एक कड़ा सा पार्ट्स दिखता है सेल वॉल का, ये किसमें पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, मेरे दोस्त की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है, तो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये था आपका सेल वॉल, यानी ये थी आपकी कोशिका भित्ति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो अब आया होगा कि सर ये कोशिका झिल्ली क्या है भाई, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है। ये जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, ये आपका कोशिका झिल्ली मेरे दोस्त है। इसमें देखिएगा डबल लेयर होगा, जैसे एक ये लेयर है और ये एक बाहर से आप लेयर देखते होंगे इस तरह का। तो आपका जो ये कोशिका झिल्ली है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ये डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये अंतर है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई गई, जबकि कोशिका झिल्ली जो है यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही नहीं बल्कि आपको प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये दोनों में, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। कौन सा चीज, तो आपका ये कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अब यह बना किसका होता है, तो कोशिका झिल्ली दो चीज से मिलकर बना होता है, एक आपका प्रोटीन और दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड। गौर करेंगे मेरे दोस्त,
एक नॉर्मल क्वेश्चन कोशिका झिल्ली से पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये जितनी भी सारी चीज हम आपको बताते हैं, ये सब का पीडीएफ आपको राहुल सावरना जीएस जो टेलीग्राम चैनल हम लोग का है उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये चिंता मत करेंगे कि सर जो बताते हैं एट ए टाइम समझ में तो आ जाती है लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो फिर बाद में भूल जाएंगे। ये लिखा हुआ पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, राहुल सावरना जीएस पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। राहुल सावरना जीएस करके टेलीग्राम चैनल है। क्लियर? तो अब है कि सर कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है मेरे भाई? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कौन? तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है कोशिका झिल्ली। पहले इसी तरह सवाल पूछता था जनरल, लेकिन अब आपसे एग्जाम में सवाल यह पूछता है कि कोशिका झिल्ली का ये जो बाहरी परत है और ये जो आंतरिक परत है ये किसका बना होता है। और दूसरा सवाल पूछता है कि कोशिका झिल्ली का जो मध्यवर्ती परत है, यानी कोशिका झिल्ली का जो ये लेयर है, ये लेयर किसका बना होता है। तो आंसर अलग अलग होता है और आपके ऑप्शन में अलग अलग वाला भी ऑप्शन रहेगा, साथ वाला भी रहेगा। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं। आपको साइंस में मेरी इसलिए जरूरत है क्योंकि हम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। बच्चा वाला बात पढ़ा के ठगने वाला काम चला हमको नहीं आता है। हम वो पढ़ाएंगे जिससे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, तुमको अच्छा लगाने के लिए, तुमको मजा दिलवाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तुमसे एग्जाम में सवाल बने। क्योंकि पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछता था ये कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, सारे बच्चे इसका जवाब देते थे कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। लेकिन अब आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि बाहरी और भीतरी परत, बाहरी प्लस भीतरी परत किसका बना होता है, तो आंसर होता है प्रोटीन का। बाहरी और भीतरी परत किसका बना होता है, प्रोटीन का। और मध्यवर्ती की बात करेगा कि मध्यवर्ती परत जो है, मध्यवर्ती परत ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। दोनों देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। लिपिड आंतरिक और बाह्य परत किसका बना होता है, तो ये आपका फॉस्फोलिपिड का बना होता है। बाहरी और आंतरिक परत रहेगा, बाहरी और भीतरी परत रहेगा तो प्रोटीन का बना होता है, और मध्यवर्ती परत किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड का। जनरल सवाल पूछा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। जब अलग अलग सवाल पूछेगा तो आपको अलग अलग ही जवाब देना पड़ेगा। यदि आप कॉमन जवाब दे देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और ये कंपटीशन है मेरे दोस्त। एक नंबर यदि कम हो जाएगा तो आपकी रिजल्ट नहीं हो पाएगी, और एक नंबर किसी को ज्यादा रहेगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। ये एकेडमिक पढ़ाई नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा कि उसके बीच वाले परत किस चीज का बना होता है, बाहरी और आंतरिक परत किसका बना होता है। तो बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन का, और मध्यवर्ती परत किसका, तो फॉस्फोलिपिड का। हम उम्मीद करेंगे कि आपका यह चीज क्लियर हो गया होगा। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, तो एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर एक पतली झिल्ली रहती है जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब ये झिल्ली जो होती है बिल्कुल अर्धपारगम्य होती है, बिल्कुल पतली होती है। इसके अंदर जो लिक्विड्स भरा हुआ रहता है, इसके अंदर का जो लिक्विड्स रहता है उसको कहा जाता है कोशिका द्रव। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर सेल में जो लिक्विड्स रहता है उसको कोशिका द्रव कहा जाता है। और केंद्र में कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर जो द्रव रहता है उसको केंद्रक द्रव कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव रहता है उसको कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव रहता है उसको केंद्रक द्रव, और उस दोनों को मिला देंगे तो उसको प्रोटोप्लाज्म यानी उसको जीव द्रव कहा जाता है। यानी कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव बराबर क्या हो गया, जीव द्रव हो गया। तो कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे लिक्विड्स भरा होता है। अब उसी लिक्विड्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वो सब अपना फंक्शंस करता है, वो सब अपना कार्य करता है। क्लियर? तो आपने दो पार्ट्स क्लियर कर लिया, एक कोशिका भित्ति और दूसरा क्या हो गया आपका कोशिका झिल्ली। अब चलते हैं आगे, आपका है ये कोशिका झिल्ली था। अब आपके न्यूक्लियस की हम आपसे बात करते हैं। केंद्रक की यदि हम बात करते हैं तो आपका केंद्रक जो है
न्यूक्लियस ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कह सकते हैं। आप जो अभी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कोशिका का सबसे यदि महत्वपूर्ण भाग की बात किया जाए तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उस भाग को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। उस भाग को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब ये केंद्रक जो आपका है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके बाहर और ये जो दीवार आपको दिखता है, इसके अंदर देखिए बहुत सारा क्या है? क्रोमेटिन की जाल है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। ये जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको न्यूक्लियर इनवेलप कहा जाता है। क्लियर? ये जो बीच में इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो आपका जो ये न्यूक्लियस है, इसका उपनाम है ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का ये ब्रेन है, कोशिका का ये मस्तिष्क है। जैसे हम लोगों के बॉडी में सारे कार्यों का क्रियान्वयन कौन करता है? हम लोग का ब्रेन करता है, हम लोग का मस्तिष्क करता है। उसी तरह से कोशिका में पूरे कोशिका का कंट्रोलिंग पावर जो है वो आपके इस न्यूक्लियस का होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुने होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेकिन आपने आज तक ये नहीं सुना होगा या नहीं जानते होंगे कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है। और एनटीपीसी CB22 में ये पूछा गया सवाल है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, और बच्चे तो साफ समझे चित्त हो गए, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ सेल, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, आत्महत्या की थैली, लेकिन न्यूक्लियस का भी उपनाम होता है ये नहीं पढ़ा था। इसलिए हम आपकी जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्त, आप मुझे उन सभी बच्चों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। हम आपका इसी तरह से कंटिन्यू साथ देते रहेंगे। तुम मुझे साथ देने का वादा करो, मैं बहारों की कलियां खिलाता रहूं। इसलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल निश्चित आपके जीवन में बहार आएगी। आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? सबको याद हो गया होगा कि ब्रेन ऑफ सेल की चर्चा करेगा तो आंसर न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये पूरे सेल का कंट्रोल पावर जो है वो आपके न्यूक्लियस में है। अब इसके बाहर जो इस तरह की दीवार आपको दिख रहा था, जिसके अंदर बहुत सारी, ऐसे नहीं लग रहा है कि रस्सी, आप लोग रस्सी धागा देखे होंगे, देखे ना, वो रस्सी लगता है में लपटाइल है, नहीं हो, इसमें लग रहा है कि रस्सी जो है मेरे दोस्त की लपटाइल है। तो इस रस्सी जैसा लपटाइल दिखता है, ये जानते हैं क्या है? यही क्रोमेटिन की जाल है। ये रस्सी जो है, यही रस्सी कौन सा है? तो ये आपका क्रोमेटिन की जाल है। क्वेश्चन पूछता है कि आपका न्यूक्लियर इनवेलप जो है उसके अंदर बहुत सारी ऐसे रस्सी जैसा बना हुआ चीजें रहती है, बिछड़ी रहती, वो कौन सा है? तो वो आपका है क्या चीज? वो क्रोमेटिन की जाल है। इस तरह का जो लेयर है ये आपको न्यूक्लियर इनवेलप है। अंदर में क्या है? तो अंदर में आपका न्यूक्लियस है। उसके बाद देखिएगा कि दो जो आपका न्यूक्लियर इनवेलप है, इसके अंदर जो रिक्त स्थान है उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। दो न्यूक्लियर इनवेलप के बीच में जो खाली जगह है उसको न्यूक्लियर पोप के नाम से या न्यूक्लियर पोर के नाम से इसको कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इस तरह से, और ये अंदर में क्या है? तो ये आपका न्यूक्लियस है। इसको क्या कहा गया? तो इसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। और ये कोशिका का क्या है? ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोई कंफ्यूजन? अब इसके अंदर देखिए न्यूक्लियर पोर होता है, इसके अंदर क्रोमेटिन की जाल होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव होता है, केंद्रिका होता है और क्रोमेटिन की जाल होता है। इन सारे चीजों से मिलकर आपका जो है ये न्यूक्लियस बना हुआ है, जिसका काम आप क्लियर देख लिए कि कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उन सबको ये प्रॉपर तरीके से क्या करता है? वर्क डिवाइडेशन करता है, उसको क्रियान्वयन करने में ये सहायक प्रदान करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इसको जो है ब्रेन ऑफ सेल अर्थात इसको कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई? अब देखिए आपका क्या है, अगला आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला चीज आपका क्या है भाई? तो अगला आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। अब मन में सवाल आता होगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में।
न्यूक्लियस भी आपका पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो उसी तरह से ये जो पार्ट्स आपका है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी देखिए क्या है कि डबल लेयर में ये है। देखिए एक इसका ये परत है, सबको दिख रहा होगा, और एक इसके अंदर में इस तरह की संरचनाएं दिख रहा होगा। यानी आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल लेयर में होता है, ये दोहरी परत में होता है। और सबसे बड़ी बात जो इससे क्वेश्चन होता है यही कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है, और ये जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। हम आपसे उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। जैसे आपका न्यूक्लियस जो है केंद्रक, वो भी पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, उसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, तो आंसर आप क्या मारोगे मेरे दोस्त कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब है कि सर इसमें किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो यह दोहरी परत में होती है, डबल हेलिक्स में होती है। इसके अंदर पूरा मैट्रिक्स भरा रहता है, इसके अंदर जो लिक्विड्स भरा रहता है मेरे दोस्त, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है भाई, मैट्रिक्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जो तरल पदार्थ भरा रहता है, उसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि क्रेब्स साइकिल की घटना होती है, क्रेब्स साइकिल। यानी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है उसमें क्रेब्स साइकिल की घटना होती है। और ये जो क्रेब्स साइकिल की घटना होती है इसी के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी क्रेब्स साइकिल में आपका ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और वो ग्लूकोज टूटकर आपको क्या करता है, ऊर्जा देता है। और बायोलॉजी में जब एनर्जी की बात होती है तो एटीपी लिखाता है, एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। जैसे ऊर्जा की बात फिजिक्स में होता है तो वहां पर जूल लिखाता है, जूल का एसआई, ये ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल आप पढ़ा होगा। तो उसी तरह से बायोलॉजी में जब एनर्जी की बात होगी जिससे आपके बॉडी को ऊर्जा मिलता है, आपके भोजन करने के बाद आपको एनर्जी मिलता है, उसको लिखा जाता है एटीपी। कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। याद हो गया, एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का ये पूरा नाम हो गया। और जितनी भी सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं इस सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा राहुल सावरना जीएस टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी घटना होती है, क्रेब्स साइकिल का, जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज की उपस्थिति में टूट जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और वो ग्लूकोज टूटने के बाद क्या करता है, आपको एटीपी देता है, अर्थात आपको एनर्जी देता है। इसलिए तो मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोले थे। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल की घटना से ही मिलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब यह सवाल है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, क्योंकि इसमें 3 वैज्ञानिक का नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक कॉलिकर, एक आपका अल्टमैन और एक सीबेंडा। और बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज इसमें करते हैं कि इसका आंसर उसमें, उसका आंसर इसमें मारते हैं। और अक्सर आप लोग भी जब सेट बनाते होंगे तो आपको अनुभव होगा कि गलती हो ही जाती है, लेकिन आज के बाद अब आपसे गलती नहीं होगा। गौर से इस चीज को देखिएगा। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके खोज की बात किया जाए कि सर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो आंसर होगा कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वो कॉलिकर ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन नाम के वैज्ञानिकों ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बायोब्लास्ट है।
ये क्या है भाई? बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने नहीं किया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कॉलिकर ने किया। किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कॉलिकर ने किया। लेकिन अल्टमैन ने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए बायोब्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह बायोब्लास्ट है। तो यह क्वेश्चन तो अलग हो गया। आपसे सवाल जब पूछा जाएगा कि बायोब्लास्ट किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा, तो आंसर अल्टमैन होगा। लेकिन जब सवाल यह पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो आंसर सिर्फ क्या होगा? कॉलिकर होगा। अब बच्चे यहां कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑप्शन में कॉलिकर भी रहता है, अल्टमैन भी रहता है। एक और नाम आता है सी बेंडा। कौन सा नाम आता है मेरे भाई? एक नाम आता है और आपके लिए सी बेंडा, सी बेंडा। अब कहेंगे सर ये क्या किया था? तो आपका सी बेंडा साहब जो थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। ध्यान रखेंगे, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया? ये माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे मार देते हैं कॉलिकर, और 1 नंबर के कारण उनका रिजल्ट रुक जाता है और कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो आसानी था, क्वेश्चन तो सारा बना ही दिए, पता नहीं रिजल्ट नहीं हुआ। मेरे दोस्त, जब तक इस तरह से इस लेवल से आप नहीं पढ़ोगे तब तक रिजल्ट संभव नहीं है, चाहे तुम कहीं पढ़ लो। आपको इस धरातल तक आना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से रहता है, और ये वही कर सकता है जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो बुक लिखते हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य मेरे साथ है कि पिछले 10 वर्षों से हम आपके मार्केट में एक रिपोर्टेड पब्लिकेशन से अपनी साइंस का बुक दिए हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, रिवाइज योर सेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान जो है एसपीडी पब्लिकेशन से हमारी आती है, जिससे हजारों लाखों बच्चे पढ़कर एग्जाम पास करते हैं। जनरल कंपटीशन के बच्चे हमारे उस एसपीडी के बुक को समझते हैं कि वह रामायण है, वह महाभारत है, और एक बार जरूर उसको खरीदकर उससे प्रैक्टिस करते हैं, अपना रिवाइज करते हैं। और उस पुस्तक को मैंने लिखा, पिछले 15 वर्षों के से जो एग्जाम हुआ है उसके एक एक क्वेश्चन पर मैंने वर्कआउट किया है, तब जाकर आज हम ये बोल पाते हैं कि इस तरह भी पूछता है, इस तरह भी पूछता है, और इस तरह भी पूछता है, और तभी आपको फायदा होगा। पढ़ाने वाले टीचरों की कमी दुनिया में नहीं बाबू, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाना और एग्जाम में क्वेश्चन बनवा देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए आप जब पढ़ते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसका आप कैसे जवाब देते हैं, इसको भी ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ पढ़ा देने से नौकरी हो जाती तो आज इतने सारे बेरोजगार नहीं होते। इसलिए मेरे दोस्त, हम आपकी जरूरत थे, ऐसा महसूस कर रहे थे कि मुझे अपने चैनल पर आना चाहिए और बच्चों की समस्या का समाधान करना चाहिए, और वही करने के लिए हम अपना चैनल लेकर आपके बीच आए हैं। आपका ये अपना चैनल है राहुल सावरना जीएस, जिसको आप अपना चैनल समझकर अपने लिए, अपने समाज के लिए, मेरे लिए शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कंटिन्यू पढ़कर देखिएगा। 2 महीना में आपकी जिंदगी कहां से कहां चली जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आप मेरा साथ दें और हम आपको रिजल्ट तक पहुंचा देंगे। आप रेगुलर पर हैं, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे फोन करके बोलते हैं कि सर रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, सर जैसे मोबाइल देखते हैं कि नींद आ जाती है। इसका भी कारण है कि सिर्फ सीरियस होकर पढ़ाते रह जाएंगे तो नींद आ ही जाएगी, इसलिए बीच में कुछ कुछ बोलने लगते हैं ताकि आपका नींद खुल जाए और आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सके। चलिए मेरे दोस्त, फिर आते हैं अपनी पढ़ाई पर। देखिए 3 तरह के सवाल हम लिखे हैं जो आपसे एग्जाम में कंफ्यूज करवाता है, और फिर एक बार गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि एक ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है किसी का रिजल्ट हो जाता है, और एक ही नंबर कम रहता है तो रिजल्ट नहीं होता है। यदि सवाल ये पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो आंसर सी बेंडा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा, तो आंसर अल्टमैन होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कॉलिकर ने किया। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कॉलिकर ने किया था। और आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कॉलिकर ने किया, और कॉलिकर ने कब किया था, 1880 में, 1880 ईस्वी में
कॉलिकर साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, जबकि 1880-90 के दशक में अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा था और 1898 में यानी 1898 में सी बेंडा ने क्या किए थे, ये सी बेंडा साहब जो थे 1898 में इसका नामकरण किस रूप में किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में किया। इसलिए सवाल पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने किया। कब किया, 1898 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, कॉलिकर ने किया। कब किया, 1880 में किया। अल्टमैन ने इसको क्या कहा, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए बायोब्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया बायोब्लास्ट है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर भरे द्रव को क्या कहा जाता है, तो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर कौन सी घटना होती है, तो क्रेब्स साइकिल की घटना होती है। उससे हमें क्या मिलता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से आपके बॉडी को। आगे हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें बताएंगे कि ऑक्सीजन के दौरान हम लोगों को 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। उस 38 एटीपी में 36 एटीपी क्रेब्स साइकिल से और 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। अतः सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। आपकी बॉडी को 40 एटीपी ऊर्जा चाहिए, तो 2 एटीपी मिलता है अनऑक्सी शोषण से और 38 एटीपी मिलता है किससे, ऑक्सी शोषण से। बायोटिक रिस्पिरेशन जो है, ऑक्सीजन जो है, उससे आपके बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है, जिसमें आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर आपको 38 एटीपी ऊर्जा देती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोले, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोले, पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर हो गया। चलिए, ये पूरी बातें हम आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद आपको याद हो गया होगा, और जितनी भी चीजें इसमें लिखा हुआ है ये सब आपको टेलीग्राम पे आप जाएंगे, राहुल सावरना जीएस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ये सारे चीज मिलेगा। और उस पर डेली एक पेज करंट का, अप टू डेट करंट मिलेगा, और डेली स्टैटिक जीके का भी एक पेज मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टैटिक भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा और साइंस का पीडीएफ भी मिलेगा। यदि आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपका करंट भी रिवीजन होते रहेगा, स्टैटिक भी होते रहेगा और साइंस भी होते रहेगा। क्लियर। चलिए आते हैं, अब हम लोग आगे पेज चलते हैं। आगे देखिए आपका है प्लास्टिड यानी लवक। अब देखिए, कहेंगे सर ये लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये ओनली फॉर प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जो आपका प्लास्टिड है, ये जो लवक है, ये किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जितना भी देख रहे हैं ये आपका प्लास्टिड है, यही आपका प्लास्टिड है, जो कि कहां पाया जाता है, तो आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब मन में सवाल आया होगा कि सर इसका यूज क्या है, प्लास्टिड क्या करता है ये प्लांट सेल में। तो प्लास्टिड जो होता है ये पादप कोशिका का एक अभिन्न पार्ट्स है, ये एक अभिन्न अंग होता है पादप कोशिका का, जो पत्ती के रंग, फल के रंग, फूल के रंग या फिर तना और जड़ उसमें रंग नहीं होना, इन सारे बातों के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये प्लास्टिड जो है ये 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है, एकदम गौर से देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। 90% हम दावा करते हैं कि आपको इस पूरी वीडियो में ही याद हो जाएगा। 10% सिर्फ आकर आप जाकर पीडीएफ पढ़ लेंगे तो वो भी 10% आपको क्लियर हो जाएगा। 100% क्लियर होने की गारंटी देते हैं, क्योंकि हमको ऐप पर कोर्स बेचकर आपसे कमाना नहीं है, बस मुझे आपका साथ देना है, आपको पढ़ाना है। इसलिए हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि थ्योरी भी साथ ही साथ आपको पढ़ाते जा रहे हैं, ताकि थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आपका क्लियर हो सके। और मेरे ग्रुप डी का जो सेट है वो सेपरेट रहेगा, अब बीपीएससी सचिवालय पीसीएस का सेपरेट सेट रहेगा, आप उस दोनों को जरूर देखिएगा, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन होते रहेगा। क्लियर। बस आपको सिर्फ मेरा साथ देना है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जान, मैं आपके लिए तैयार हूं। क्लियर। चलिए, तो प्लास्टिड किस में पाया जाता है, क्लियर हो गया कि सर प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड कितना प्रकार का होता है, तो प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है।
कितना प्रकार का भाई? तो प्लास्टिड आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक को कहा जाता हरित लवक, दूसरे को अवर्णी लवक और तीसरे को कहा जाता वर्णी लवक। यानी हरित लवक और वर्णी लवक और वर्णी लवक ये 3 प्रकार का होता है। यानी एक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरे को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है और तीसरे को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अब कहेंगे सर तीनों का उपयोग क्या है? तो गौर से देखिएगा, ये जो आपका हरित लवक है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ये पेड़ पौधे की पत्ती आप लोग देखे होंगे, ये जो पौधे की पत्ती है इस पत्ती का रंग हरा होता है। और पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पेड़ पौधे की पत्ती जो है आखिर उसका रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी हरित लवक के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट में कलर क्यों होता है? क्योंकि वो मैग्नीशियम का बना होता है। कभी कभी एलिमेंट्स का नाम देता है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इस तरह से देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम, चूंकि आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल की लेयर जो है वो मैग्नीशियम का बना होता है। तो ऑप्शन में यदि तत्व का नाम देगा तो तत्व का नाम देगा तो आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। और यदि क्लोरोफिल टाइप से देगा कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इस टाइप के, तब आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। हरित लवक के कारण पेड़ पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दूसरा आपका है अवर्णी लवक, यानी ल्यूकोप्लास्ट। जैसे आप भूमिगत तना देखे होंगे या जड़ देखे होंगे, तो जब उस जड़ को या भूमिगत तना को देखिएगा तो उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, यानी वो रंगहीन होता है। तो उसमें कोई कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें अवर्णी लवक पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के कारण भूमिगत तना या जड़ का कोई कलर नहीं होता है। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि जड़ रंगहीन क्यों होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण, यानी अवर्णी लवक। चूंकि अ का मतलब नहीं होता है, अवर्णी का मतलब रंग होता है, तो अवर्णी का मतलब हो गया जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, जिसमें कलर नहीं पाया जाता है, वो अवर्णी लवक कहलाता है। अर्थात जड़ की बात करें या भूमिगत तना की बात करें, उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, इसलिए जड़ और भूमिगत तना इस अवर्णी लवक के कारण रंगहीन होता है। फिर आप फूल देखे होंगे, आप फल देखे होंगे, वो फूल और फल अलग अलग कलर का होता है। कोई गुलाबी, नहीं, किसी को आप देखते होंगे गिफ्ट में देखते हैं ना गुलाब, वो कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है। किसी को आप उजले कलर का भी देते होंगे भाई, किसी को हरे कलर का भी देते होंगे, किसी को पीले कलर का भी फूल गिफ्ट में करते होंगे। कोई फल का कलर पीला भी होता है, किसी का कलर लाल भी होता है, किसी का कलर हरा भी होता है। तो आप जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स देखते हैं या फिर फ्लावर्स देखते हैं, फूल या फल देखते हैं, तो उस फूल और फल में अलग अलग रंग क्यों आया? क्रोमोप्लास्ट के कारण, यानी वर्णी लवक के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण फूल और फल के अलग अलग कलर होते हैं। ये जो आपका है ये आपका क्रोमोप्लास्ट है, और इस क्रोमोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे की फूल और फल अलग अलग रंग के होते हैं। हरित लवक के कारण पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, और वर्णी लवक के कारण जड़ और भूमिगत तना रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है। तो ये आपका प्लास्टिड था, लवक था, जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 100% आपको ये याद हो गया होगा। याद हो गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर, आप जो पढ़ाए वो याद हो गया, ताकि वो देखकर मुझे और अच्छा लगे और हम और भी ज्यादा आप पर मेहनत कर सके, अच्छे से अच्छे टॉपिक वीडियो हम आपको बनाकर दे सके और जिसका पढ़कर आप लाभ ले सकें। क्लियर? अब हम आगे आते हैं। ये पूरी बातें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों में? और जितनी भी बातें बताए ये सब कुछ आपको लिखा मिलेगा, लिखने का एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनिए, समझिए बिल्कुल गौर से, लिखने का एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर कुछ लिखा हुआ आपके मोबाइल पर चला जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? और कहां मिलेगा? तो राहुल सावरना जीएस, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्लियर? अब आते हैं हम आगे। जो आपको है कोशिकांग, वो आपका है गोल्जी बॉडी। कौन सा है भाई? तो आपका है गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में कहा जाता है गोल्जी का। ये सारे कोशिकांग हैं। समझिए जितनी भी चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं ये सब कोशिका के अंदर का पार्ट्स है। चाहे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा,
हरित लवक पढ़ा, बर्नी लवक पढ़ा और बर्नी लवक पढ़ा, केंद्रक पढ़ा, कोशिका झिल्ली, ये सब कोशिका का अंग है, ये सब ऑर्गेन्स ऑफ सेल हैं। इसलिए मेरे दोस्त इन सारे पार्ट्स के बारे में पार्टिकुलर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे फिर उसका क्वेश्चन डिस्कशन भी हम लोग साथ ही साथ कर लेंगे। उसके बाद फिर जो और शेष बच जाएगा वो पार्ट थर्ड में हम आपको पढ़ाएंगे, यानी पार्ट थर्ड में आपकी पूरी सेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद दुनिया के किसी भी किताब से, चाहे वो रेलवे का क्वेश्चन बैंक हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, चाहे वो दरोगा का हो या बिहार सचिवालय का हो, किसी का भी क्वेश्चन आप सेल टॉपिक से बनाकर देख लीजिएगा। सेल डिवीजन का नहीं बनेगा, सेल डिवीजन इज ए अदर पार्ट्स, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग पार्ट्स है। लेकिन सेल टॉपिक का जो भी क्वेश्चन होगा वो 100% आपसे बनेगा। यदि इस तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो पार्ट 2 में हम आपको कुछ अंग बताएंगे, जो बच जाएगा वो पार्ट 3 में अगले वीडियो में आपके साथ हम रहेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे तो आप अपनी तकदीर और तस्वीर को खुद बदल सकते हैं। नहीं कहता है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाका। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। आप बेहतर कर्म कीजिए, बिल्कुल उसका फल भगवान बेहतर देंगे। इसलिए मेरे दोस्त चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अब ये इस पार्ट्स को, यानी गोल्जी बॉडी को। कहिएगा सर ये गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो ये गोल्जी बॉडी नामकरण जो है वो कैमिलो गोल्जी ने किया था, क्योंकि गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी, ध्यान देंगे, चूंकि कैमिलो गोल्जी साहब ने गोल्जी बॉडी का खोज किया तो उन्होंने अपने ही नाम से इसका नाम ही रख दिया गोल्जी बॉडी। और ये गोल्जी बॉडी जो है ये आपको पादप कोशिका में भी पाया जाता है और ये जंतु कोशिका में, यानी दोनों में पाया जाता है। ये आपका पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कई बार तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है कि गोल्जी बॉडी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन में रहेगा अलग से पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, इस टाइप का रहता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन सा? आपका ये गोल्जी बॉडी पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब है कि सर गोल्जी बॉडी करता क्या है? तो ये गोल्जी बॉडी जो है ये आपको कोशिका के अंदर मैनेजर का काम करता है, मैनेजिंग करने का काम करता है। ये ट्रैफिक जाम होने नहीं देता है, मतलब एक सेल के ऑर्गेन्स को दूसरे सेल के ऑर्गेन से सटने नहीं देता है या उसको रुकने नहीं देता है। ये उसके वर्कआउट करने में ये सपोर्ट करता है, ये उसको काम करने में मदद करता है। ये सेल प्लेट का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में ये सपोर्ट करता है, या कोशिका के अन्य अंग में ये क्या करता, मदद करता है, कोशिका के अंग को क्रियान्वित करता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को जानते क्या कहा जाता है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ये आपने पहली बार सुना होगा और ये एग्जाम में पूछता है तो बच्चे चित्त भर गिर जाते हैं, कहते बाप रे बाप ही कौन सी पूछ दिया। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम बताए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उसी तरह ये जो आपका गोल्जी बॉडी है इस गोल्जी बॉडी को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। याद रखिएगा इसको कहा जाता है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। क्लियर? क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है, तो आप आंसर क्या मारोगे? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल जो है वो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर मैनेज करने का काम करता है। इसका खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। और ये किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब ये आपका एक अंग था गोल्जी बॉडी। इसके बाद आपका आता है लाइसोसोम। नहीं तो अब ये आपका क्लियर हो गया। गोल्जी बॉडी में हम आपसे उम्मीद करेंगे कोई कंफ्यूजन किसी का नहीं रहा होगा। अब आपका कभी कभी गोल्जी बॉडी भी ये पूछता है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, तो गोल्जी बॉडी जो आपका है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और वसा रहता है। क्लियर? अब आपका देखिए क्या है अगला आपका पार्ट्स, ये अगला आपका हो जाएगा लाइसोसोम। नहीं आपने खूब पढ़ा होगा इस लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम इज ए सुसाइड बैग। लाइसोसोम जो है वो सुसाइड बैग है। सुसाइड बैग बोले तो आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये लाइसोसोम जो है खुद मर जाता है, खुद आत्महत्या कर लेता है और हम लोगों की बॉडी को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। ये खुद डैमेज हो जाता है,
खुद ये मर जाता है और हम लोगों की बॉडी को क्या करता है, सुरक्षित करता है। इसलिए ये लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। और ये लाइसोसोम जो है इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज डी डुवे नाम के वैज्ञानिकों ने किया। किसने किया था, ये लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर ये गोलाकार संरचना वाला है लाइसोसोम, इस तरह की संरचना जो लाइसोसोम का होता है, इसका खोज डी डुवे ने किया था। और लाइसोसोम में ध्यान रखेंगे ये ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये आपको जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। यानी ये पादप कोशिका जो है, ये पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो डी डुवे ने किया। लाइसोसोम के अंदर जो देख रहे हैं लाइसोसोम, इसके अंदर जो एंजाइम्स भरे होते हैं, ये एंजाइम क्या करता है, लाइसोसोम की दीवार पर प्रेशर डालकर उसको फाड़ देता है और आपकी डेड सेल को, आपकी कोशिका को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसलिए बोले थे कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, क्योंकि आप अपनी आत्महत्या करके आपको सुरक्षित रखता है। क्लियर। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो डी डुवे ने किया। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रेशर डालकर लाइसोसोम को फाड़ता है, उसको वीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू रे, तो उसको वीकर कहा जाता है। वही वीकर प्रेशर डालकर विघटन करता है, मतलब कि लाइसोसोम को तोड़ देता है और आपकी डेड सेल को सुरक्षित रखता है। इसलिए बोले थे कि लाइसोसोम जो है वो है आपका सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, आत्महत्या की थैली जो है वो आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। क्लियर हो गया। ये जितनी भी सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। आपको एकदम चिंता नहीं करना है कि सर लिखाते नहीं हैं या लिखने का टाइम नहीं देते हैं, तो फिर कैसे होगा। बस सिर्फ और सिर्फ अभी समझने का काम कीजिए, क्योंकि लिखने का टाइम की यदि आप दीजिएगा, लिखने का काम कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और अभी आपके पास वो समय नहीं है। अभी वक्त है वक्त बदलने का, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन से आप इसको समझ लीजिए। लिखा हुआ जब मोबाइल पे मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो फिर क्या परेशानी है लिखने का। और ज़्यादा ये है तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर। चलिए, और ये वीडियो तो उपलब्ध रहेगा आपके यूट्यूब चैनल पे, कभी भी आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रयास कीजिएगा कि हमें समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुंचाइएगा, जिससे हर बच्चे पढ़ सके, जिनके माता पिता का, जिनका सपना है कि हम एक ऊंची उड़ान भरेंगे, हम सरकारी नौकरी करेंगे, वहां तक हमको जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम उनके आगे बढ़ने में हम मदद कर सकें। क्योंकि मेरा शौक था कि मैं हर लोगों तक पहुंचूं, लेकिन जब नहीं पहुंच पाए अन्य चैनल के माध्यम से, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे अपने चैनल पर आना चाहिए और मुझे खुलकर बच्चों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और हम करने के लिए जब तैयार हुए हैं, तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप इस फीलिंग को जरूर समझ रहे होंगे। और यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, तब यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम आपका सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपको फायदा नहीं बुझाएगा, तो कोई आवश्यकता करने का नहीं। यदि आपको लगता है कि हम आपका साथ दे रहे हैं और काफी हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर इसका लाभ आप उठाइएगा। और यकीन मानिए कि यदि आप विश्वास एक बार कर लिए, तो निश्चित रूप से आपकी एक नई दुनिया होगी और आप नई दुनिया में तैरेंगे। क्लियर। क्योंकि जितनी बेहतर तरीका से थ्योरी को समझाते हुए हम इसका क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे और सेपरेट अलग से भी डिस्कशन करवाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि इसके अलावे भी कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी। यदि इसके अलावे भी कोई चीज़ की जरूरत होगी, कोई टॉपिक आपको विशेष समझना होगा, तो आप जरूर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर जरूर आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, कोई भी टॉपिक हो, हम आपके साथ रहेंगे। क्लियर। कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो अब हम आपसे बात करते राइबोसोम का। हम आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर जो स्पोर्स है,
इस तरह का जो स्पोर्स आपको दिखता है, यहां पर भी दिख रहा होगा, इस तरह का जो स्पोर्स आपको दिखता है यही आपका है राइबोसोम। नहीं, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो स्पोर्स टाइप का है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है राइबोसोम्स। क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। और वो स्पोर्स, ये राइबोसोम जो है, इसका काम जानते क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अभी तक आप सिर्फ यही जानते होंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन आपने आज नया सीखा कि ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है किसको? न्यूक्लियस को, केंद्रक को। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। और आपने जाना कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या कहा जाता है इसको भाई? इसको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से आपका राइबोसोम जाना जाता है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये भी दोनों में पाया जाता है। ये भी आपको पादप प्लस जंतु, ये दोनों कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कॉमन कौन है, तो राइबोसोम भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, कोशिका झिल्ली भी होगा, केंद्रक भी होगा, लेकिन लाइसोसोम नहीं होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगा। क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, और कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इस तरह से डिफरेंसेस आपके ब्रेन में रखने होंगे, तब जाकर एग्जाम का सवाल बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये राइबोसोम जो है ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और इसका खोज जानते किसने किया था? इसका खोज पैलाडे ने किया था। इसका खोज किसने किया था? पैलाडे ने। लाइसोसोम का खोज डिडुबे ने, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कॉलिकर ने, और उसका नामकरण किया था सी बेंडा ने। और ये राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलाडे ने इसका खोज किया था। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर? और इसकी संरचना इस तरह से छोटे छोटे स्पोर्स जो गोलाकार आपको दिख रहा है, यही आपका राइबोसोम है। तो जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब कोशिकांग थे, ये सब कोशिका के अंग थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आपको अभी तक जो पढ़ाए इसके क्वेश्चन से हम आपको अवगत करा देते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे सवाल को दिखाते हैं। 10 सवाल दिखाते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके ब्रेन में आएगा, जो कि थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और आपका क्लियर भी हो चुका है। और एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि सेल से टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा तो एकदम आपसे नहीं छूटेगा। एक पार्ट इसका और बचा हुआ, पार्ट 3 सेल का, वो भी ऑर्गेन्स ऑफ सेल होगा। जो ऑर्गेन्स बच गया है वो अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम ऑर्गेन्स ऑफ सेल लेकर आएंगे, तब जाकर सेल पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों आप देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि आपका सेल बिल्कुल खत्म हो गया। क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति बना होता है। हम आपको बताए थे कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में बना होता है, ये होता है, और वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। याद आ गया? पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी हम आपको। चलिए अगला आपका है कि कोशिका झिल्ली का मध्यवर्ती परत किसका बना होता है? बताए थे ना, क्वेश्चन इस तरह पूछा गया एग्जाम में सवाल है कि कोशिका झिल्ली का आंतरिक और भीतरी परत किसका, बाहरी परत किसका बना होता है, और मध्यवर्ती। लेकिन ये आपसे पूछा था मध्यवर्ती परत के बारे में कि कोशिका झिल्ली का मध्यवर्ती परत किसका बना होता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि कोशिका झिल्ली का मध्यवर्ती परत जो है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और बाहरी और आंतरिक परत जो है वो प्रोटीन का बना होता है। बाहरी और आंतरिक की बात करेगा, बाहरी एवं आंतरिक की बात करेगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। और मध्यवर्ती की बात करेगा तो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। मध्यवर्ती की बात करेगा तो फॉस्फोलिपिड होगा, बाहरी और आंतरिक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है आपका कि कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? यानी ब्रेन ऑफ सेल के बारे में पूछा। और हम आपको बताए थे
कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। और लाइसोसोम को क्या कहा गया? आत्महत्या की थैली। हम उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप से क्वेश्चन देखते दे पा रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं और बेहतर तरीका से आप समझ चुके हैं। आत्महत्या की थैली कहेगा तो लाइसोसोम, पावर हाउस ऑफ सेल कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया और ब्रेन ऑफ सेल कहेगा तो न्यूक्लियस हो जाएगा। क्लियर? चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल इस पूरे सेशन का आप एंजॉय कीजिए, आपके जीवन में अच्छे से एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। एकदम बेहतर तरीका से पढ़ना है। एकदम ये समझिए कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सीधा मोबाइल पर नहीं बल्कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, ऐसा फीलिंग कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसमें साथ देने का काम कीजिए। जहां पर भी आप क्विज करते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वहां पर 1 घंटा का सेशन रखिए कि चलो आज सेल सर से पढ़ लो और कल पीडीएफ से सभी लोग पढ़ के याद करके लाइएगा और हम सुनेंगे। उससे क्या होगा? एकदम क्लास जैसा फीलिंग होगा, बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसका जवाब देंगे और भी आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में 3 तरह के सवाल बताए थे। खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा? और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो खोज किया कॉलिकर ने, बायोब्लास्ट कहा अल्टमैन ने और नामकरण किसने किया? तो सी बेंडा ने। ऐसा ऑप्शन में है क्या? चलिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है वो सी बेंडा ने किया। जबकि अल्टमैन ने क्या कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए बायोब्लास्ट, ये कहे थे बायोब्लास्ट। और कॉलिकर ने क्या किया था? ये कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। कैमिलो गोल्जी ने किसका खोज किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का, किसका खोज किया था? गोल्जी बॉडी का खोज किया था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया, कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत तना, यह सवाल कहता है कि भूमिगत तना जो है उसमें रंग नहीं पाया जाता है। अभी हम आपको बताए थे ऑबर्नी लवक के बारे में, बर्नी लवक के बारे में, हरित लवक के बारे में, कि हरित लवक के कारण पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, बर्नी लवक के कारण फूल और फर का अलग अलग रंग होता है, और अबर्नी लवक के कारण जड़ और भूमिगत तना का कोई कलर नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अबर्नी लवक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर? हरित लवक के कारण पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा होगा, बर्नी लवक के कारण फूल और फल अलग अलग रंग का होता है, और अबर्नी लवक के कारण भूमिगत तना और जड़ में कोई कलर नहीं होता है। क्लियर? चलिए आइए मेरे दोस्त, इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। अगला सवाल आपका कहता है कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है? तो अब आप पहली बार ऐसा सुने होंगे, हम चूंकि थ्योरी में आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी, गोल्जी बॉडी। राइबोसोम का नाम क्या बताए थे? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। किसका नाम? राइबोसोम का। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल और लाइसोसोम को सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। क्लियर? तो गोल्जी बॉडी क्या कहलाता है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहलाता है। ये चूंकि ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप तेजी से इसका रिवीजन कर पा रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, और जितना चीज पढ़ाए ना, इसी तरह से खुद से आप जब टेलीग्राम से मेरा पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो खुद से पढ़ के, वीडियो से सारा चीज समझ ही लिए हैं, वहां खुद से पढ़ के क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी सवाल बनेगा। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया, बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और वनडे एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस समझिए आपका एक दर्पण है, एक आईना है, जो आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहां हैं, किस पोजीशन में हैं। और यदि आप प्रैक्टिस बेहतर से करते हैं, क्वेश्चन अपने से राइज करते हैं या कहीं सेट देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा बुझाएगा और तब पढ़ने में भी लगातार मन लगते रहेगा। अगला सवाल आपका है भाई, कहता नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में, कहता न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में, क्वेश्चन धपा गया, नहीं ध्यान दें, कहता नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में
कोशिकांग में डीएनए होता है। अगर डीएनए न्यूक्लियस में तो होबे करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका क्रोमेटिन है, क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम डीएनए आरएनए दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये तो क्लियर है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन डीएनए कोशिका केंद्रक के अलावे कहां होता है? तो याद रखिएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपका डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां डाले थे ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। पहले ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और एग्जाम में, आपके एग्जाम में यदि ऐसा सवाल पूछेगा तो तुरंत आप बना दीजिएगा कि न्यूक्लियस में तो डीएनए रहबे करता है, लेकिन ओकर अलावे और कहां रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए का मतलब क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो अनुवांशिक गुण का वाहन है, यानी माता पिता के लक्षण को जो संतान तक ले जाता है, अगली पीढ़ी तक ले जाता है, वही आपका डीएनए है। सुने होंगे कि माता पिता का लक्षण यदि किसी आदमी में नहीं मिलता है तो डीएनए टेस्ट करवाता है कि कहीं बाप रे बाप, ये तो जुलूम हो गया, कहीं दोसर के नहीं तो आ गया। भूले भटके माता पिता या संतान का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट होता है, क्योंकि डीएनए से ही आपके वास्तविक लक्षण का, या आप उसी माता पिता के हैं या नहीं हैं, वो पता चलता है। क्योंकि वो बच्चा किसका है ये सिर्फ उसकी माँ को पता चलेगा। बाप तो दिन भर ड्यूटी में रहता, माँ कहां गड़बड़ा गया नहीं गड़बड़ा गया, बच्चा कैसे हुआ, ये सिर्फ उसकी मां को पता है। इसलिए जब डीएनए मैच कर जाए बाप से, तभी उस बाप का होगा, और डीएनए मैच नहीं किया तो उस बाप का वो नहीं होगा। क्लियर? तो डीएनए याद रखना है, न्यूक्लियस के अलावे और कहां रहेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए का और सारा उपयोगिता क्या है? तो भूले भटके माता पिता के पहचानने में, संपत्ति विवाद में, अनुवांशिक रोग के इलाज में डीएनए की उपयोगिता होती है मेरे दोस्त। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है, यानी कैसे आप अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन पादप कोशिका है, कौन जंतु कोशिका है? तो दो चीज से अंतर हो सकता है। एक कोशिका भित्ति से, चूंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में रहती है और जंतु कोशिका में नहीं रहती है, और दूसरा लाइसोसोम से, कि लाइसोसोम जंतु कोशिका में रहता है और पादप कोशिका में नहीं रहता है। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कैसा है। तो कोशिका भित्ति है, जो कि यही आंसर आपका होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में रहता है, जीव द्रव दोनों में रहता है, केंद्रक दोनों में रहता है। तो अंतर किस बात का? कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में रहता है और जंतु कोशिका में नहीं रहता है। तो आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हुआ मेरे भाई? पक्का ना? चलिए अगला सवाल कहता है, जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। चलो ध्यान दो मेरे भाई। कहता है कि जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? कहता है जीव द्रव का जो सूखा पार्ट्स है, फ्लूइड वाले पार्ट्स में जो ड्राई वाला पार्ट्स होता है, वो क्या चीज का होता है? तो ध्यान रखेंगे भाई, ये आपका जीव द्रव जो है उसमें आपका प्रोटीन रहता है। जीव द्रव का जो सूखा हुआ पार्ट्स है उसमें क्या रहता है मेरे भाई? उसमें आपको प्रोटीन मिलता है, उसमें आपका प्रोटीन रहता है। और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद इसका, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में कितना आवरण रहता है? तो हम आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत में रहता है, यानी इसमें दो आवरण रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितना आवरण हो गया? तो आपका दो आवरण हो गया। चलिए, ये सेल का पार्ट 2 खत्म होता है। कुछ कोशिकाओं के बारे में आपने यहां से सीखा, जाना, उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लिया। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी तो सेल पार्ट 3 लेकर आएंगे। यकीन मानो मेरे दोस्त कि तुम्हारे जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में जितना भी समस्या होगा, खास करके साइंस के क्षेत्र में, वो हर समस्या का समाधान करने के लिए काफी है। तुम मुझे हर बच्चा तक पहुंचाने का वादा करो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाने का वादा करता हूं। निश्चित रूप से तुम्हारी जितनी भी समस्या होगा, उन सारे टॉपिक का थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सब कुछ फ्री में ऑनलाइन तुमको YouTube पर पढ़ाएंगे। हम इसका वादा तुमसे करते हैं। तुम सिर्फ कमेंट में बताना कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा चीज क्लियर होगा। टॉपिक वाइज, फॉर्मूला वाइज, न्यूमेरिकल भी तुमको पढ़ाएंगे। एग्जाम से 15-20 दिन पहले न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करा देंगे। ऐसे ग्रुप डी के लिए जो सेशन चलाएंगे 25-20 क्वेश्चन का पर डे, उसमें भी 2-2 न्यूमेरिकल डालेंगे।
उसमें भी 2 न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा। इसके अलावा भी अलग से भी न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे तो तुम उसमें असफलता हासिल ना करो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। बस मेरा सेशन अच्छा लगे कि हम तुम्हारी मदद कर पाते हैं तो मुझे मदद करने का मौका दे मेरे दोस्त। अपने दोस्तों में, अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो हमसे जुड़ पाए और हमसे फायदा ले सके, हम उनको फायदा दिला सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।